वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11th का ज्योग्राफी का एक पेपर देखने वाले हैं, जिसे आप सैंपल पेपर कह सकते हैं या प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका पेपर आने वाला है जो आपका टर्म 1 का होने वाला है, यानी मिड टर्म का पेपर आपका होने वाला है, कुछ इस तरह से आएगा। बाकी ये सैंपल पेपर हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसको अभी रिलीज़ नहीं किया गया, मतलब ऐसा रिलीज़ नहीं किया गया है आपकी सीबीएसई की तरफ से कह लीजिए, ठीक है? या आपका डीओई से सैंपल पेपर जो आता है वो रिलीज़ नहीं किया गया है, ये हमने खुद बनाया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लास 11th का ज्योग्राफी है, ठीक है? भूगोल का है और ये आपका जो है, ये आपका है 2022-23 का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसका, ठीक है? आज की इस वीडियो में हम पूरा पेपर देखने वाले हैं, किस तरह से आपका पेपर आने वाला है। उससे पहले अगर आपने क्लास 11th का टेलीग्राम चैनल है हमारा या ग्रुप कह सकते हैं, आप इसे जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अपडेट देते रहते हैं या आपके जो भी नोट्स है आपको यहाँ पे भी मिल जाएँगे। साथ ही कोई क्वेश्चन रह जाता है, आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। आइए पेपर की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं कि पेपर किस तरह से आने वाला है। एक और बात, इससे पहले हमने हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी करवा दिया है, उसको भी ज़रूर देख लें, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एक और चीज़ है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा बता देता हूँ कि ये पेपर हमने बनाया है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं आने वाले सैंपल पेपर में, तो उसको भी हम आपको बता देंगे, लेकिन कम टाइम है आपके पास, इसीलिए पेपर बनाया जा रहा है, ठीक है? तो चलिए आते हैं पेपर की तरफ। ये आपका पेपर है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मिड टर्म सैंपल पेपर 2022-23 क्लास 11th ज्योग्राफी का है आपका। और ज्योग्राफी का जो पेपर होता है वो होता है अ, 70 नंबर का, ठीक है? जैसा कि आपको भी पता होगा, आपका 70 नंबर का ज्योग्राफी का पेपर होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइम आपके पास वही 3 घंटे है। सामान्य निर्देश देखिए तो यहाँ पे सामान्य निर्देश दिखा रखा है, ठीक है? नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पे जो बता रखा है कि आपका पेपर का डिज़ाइन कैसा होगा, यानी ये प्रश्न पत्र जो है यहाँ पे 3 खंड लिखे हुए, जबकि ये जो है कई सारे हैं। इसके 5 भागों में डिवाइड है पेपर आपका। इसके बाद इसमें टोटल 29 क्वेश्चन्स होंगे। 1 से लेके 15 तक जो क्वेश्चन्स होंगे वो 1 अंक के होंगे और इस खंड से केवल जो आपको 14 क्वेश्चन्स करने हैं। आगे जो चौथा पॉइंट बताया हुआ है, इसमें 16वाँ और 17वाँ क्वेश्चन जो होगा आपका स्रोत या ग्राफ पर जो है डिपेंड होगा ये क्वेश्चन। और इसका जो क्वेश्चन है 3 अंक के एक क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे 16वाँ 3 नंबर का है, 17वाँ 3 नंबर का है। इसमें ही आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएँगे जैसे 17वें में, तो इसमें से आपको 3 करना है, यहाँ पे भी बता रखा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। अ, जो अगला खंड है आपका सेक्शन सी 18 से 22 तक होगा ये और इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे। इनका आंसर आपको 80 शब्दों में देना है। जो चौथा जो खंड है यानी खंड घ आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो इसमें 23 से 28 तक क्वेश्चन्स होंगे और ये 5-5 नंबर वाले। इसमें जो है आपको अथवा भी ज़रूर देखने को मिलेगा, तो वो भी आपको अंदर ही पेपर के अंदर ही दिख जाएगा। और इसका आंसर आपको 150 शब्दों में देना है और लास्ट जो है आपका वो रहता है मानचित्र वाला, उससे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो ये आपका पूरा पेपर का डिज़ाइन होने वाला है, कुछ इस तरह से। और ये जो पैटर्न है आपका 80 जो भी पहले पैटर्न होता था 70 नंबर का ज्योग्राफी का, उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाया गया है और साथ ही नया सिलेबस पे के अकॉर्डिंग है सिलेबस, जो आपके चैप्टर आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। यहाँ से देखेंगे आप सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है और एक और चीज़ मैं आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बट हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, आप इंग्लिश इसकी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियोज़ को रोक-रोक कर। यहाँ पे आए सेक्शन ए की तरफ तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण भूगोल के लिए प्रमुख मुद्दा क्या है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और राइट आंसर आपका जो है सॉरी आपका जो दूसरा है वो राइट आंसर है ख वाला। और इसमें देखिए मैंने सबको बोल्ड कर दिया है, यहाँ पे हाइलाइट कर दिया है ताकि आप आंसर तुरंत ही देख पाओ। तो पर्यावरण भूगोल का एक प्रमुख मुद्दा क्या है? पर्यावरण, भूमि क्षरण और पर्यावरण का संरक्षण। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें आप पढ़ते इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसे इंग्लिश मीडियम में खुद पढ़ के देख सकते हैं, बाकी इसका भी आंसर मैंने बोल्ड कर दिया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, निम्नलिखित में से कौन-सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो इसमें आपके सामने ये ऑप्शंस दे रखे हुए हैं और राइट आंसर जो है बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली तेज गति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? तो ये पी वेव्स होती है, यानी पी तरंगे। यहाँ पे आपको मैंने दे रखा है आंसर। पी तरंगे जो है सबसे तेज गति से चलती है और पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टीलाइट का निर्माण के कारण होता है, किससे होता है? तो हिमनदों का निक्षेप के कारण जो है इसका निर्माण होता है। यहाँ पे जो है राइट आंसर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। बाकी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं एमसीक्यू टाइप जो है क्वेश्चंस ला रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहले भी आपका पेपर हुआ करता था। अगर हम कोविड के टाइम को छोड़ दें तो पहले भी आपके ऐसे ही पूछे जाते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं, कटाव के भू आकृति संबंधी कारण क्या है? कटाव का मतलब है, कहने का मतलब है, यहाँ पे आप देखेंगे एक नदी है, ठीक है? अब नदी है तो यहाँ पे मिट्टी होगी, ज़ाहिर-सी बात है, और पानी जाता है और धीरे-धीरे मिट्टी का क्या है, काटता रहता है, तोड़ता रहता है, फिर धीरे-धीरे पानी में मिलाता रहता है। अब इसका जो है कारण क्या है? तो बहता पानी एक सही है रीज़न, भूमिगत जल और वायु, ये तीनों ही कारण हैं जिससे जो है मिट्टी का जो है कटाव होता है एक तरह से। उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है। तो अपवाहन में, ठीक है? इसका जो है फिल इन द ब्लैंक्स है ये, आपको इसके अंदर भरना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7वां है, पूछा गया है, वायुमंडल की परत जिसमें धूल कण तथा जल वाष्प मौजूद होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो होता है क्षोभ मंडल, ठीक है? इसी के अंदर धूल कण होते हैं, जल वाष्प जो है मौजूद होते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक लवणीय दलदल है। तो कच्छ का रण जो है एक लवणीय दलदल है जो भारत के पश्चिम में स्थित है। यहीं पे इंग्लिश मीडियम में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें पे। क्वेश्चन नंबर 9वां है, नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा स्थित है। तो पाव घाट जो दर्रा है ये स्थित है, ठीक है? आगे आते हैं क्वेश्चन 10वें पे। नदी को पोनानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? यहाँ पे जो है भरत पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे जो पोनानी है थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तो इसे आप ठीक कर लीजिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पे, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? तो मौसम के बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, वायुमंडल, इन तीनों के बारे में ही हम जो है भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये 11वां हो गया आपका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पे, स्थलीय ग्रहों का निर्माण किन तत्वों से होता है? जो स्थलीय ग्रह है जिसके ऊपर आप जैसे ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, जैसे हम हैं, हमारा पृथ्वी है, तो इसके ऊपर हम रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। लेकिन और भी ग्रह हैं जो सिर्फ़ आप देख लिए धुएँ हैं, ठीक है? एक तरह से धुआँ मान लीजिए आप, वो है। उसके ऊपर रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, तो स्थलीय ग्रहों का निर्माण किन तत्वों के कारण होता है? तो चट्टान और धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी आपके ऑप्शन थे, राइट आंसर जो है वैसे क है, चट्टान और धातु के कारण जो है स्थलीय ग्रहों का निर्माण होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पे, मेंटल की अनुमानित गहराई कितनी है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है, और राइट आंसर जो है आपका 2900 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है? ये मेंटल की गहराई है। आपने पढ़ा होगा, अभी आप पढ़ेंगे मेंटल क्रोड, ठीक है? भूपर्टी आती है सबसे पहले, फिर आता है मेंटल, फिर आता है क्रोड, तो ये आप अभी आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको चैप्टर्स कराऊँगा। क्वेश्चन नंबर 14वें पे आते हैं, अल्फ्रेड वेगनर ने पानी से घिरे एक बड़े महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो पानी से इसका राइट आंसर पेंजिया है। देखिए अगर आप अभी वर्ल्ड को देखते हैं, हम विश्व को देखते हैं, तो आप देखेंगे किसी जगह यहाँ पे देश है, दूसरा देश है या महाद्वीप है, यहाँ पे दूसरा है, बीच में पानी है। देखिए ये सब एक ही जगह थे, पहले चिपके हुए थे, एक ही थे। इनको कहा जाता था पेंजिया, ठीक है? ये पानी से घिरा होता था और ये लेकिन एक ही जगह था, ठीक है? चिपके हुए थे सारे, कोई भी अलग नहीं था। इनको क्या कहा जाता था? पेंजिया। राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें पे, निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, त्रिपुरा से भी, और नहीं गुजरती है उड़ीसा से। तो राइट आंसर जो आ जाएगा आपका ख, उड़ीसा। तो ये आपका 15 क्वेश्चन थे जो एक-एक नंबर वाले थे। इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं करना था, यानी 14 क्वेश्चन आपको टोटल करने थे। तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन बी, या आप खंड ख कह सकते हैं।
यहाँ पे तो इसमें क्या है स्रोत वाले क्वेश्चन्स है, आपको स्रोत दिए गए हैं, ये आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे नीचे, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो और यहाँ पे बोला गया ऊपर दिए गए अनुच्छेद में निम्न में से किस हिमालय पर्वत के उपखंडों का वर्णन किया गया है? तो आप इसे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? एक और बार दिखा देता हूँ। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और यहाँ पे जो क्वेश्चन्स पूछे गए इसके आंसर आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने हाइलाइट कर रखा है अरुणाचल हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन दूसरे पे, हिमालय पर्वत का यह उपखंड निम्न में से किसमें धनी है? तो जैव विविधता में राइट आंसर आ जाएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन है, मिश्मी व निशी जनजातियां जीवन यापन के लिए झूम खेती या स्थानांतरित जो है कृषि यानी ऐसी कृषि होती है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है? यहाँ खेती कर ली, फिर वहाँ चले गए, दूसरी जगह फिर वहाँ करी, फिर दूसरी जगह, तो ये खेती करते रहते हैं। ठीक है? इसको झूम खेती कहते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन से, निम्न में से कौन-सा दर्रा हिमालय के इस उपखंड से संबंधित है? तो राइट आंसर है टिफ दर्रा जो इससे रिलेटेड है। बाकी ये 4 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको 3 करने हैं। ठीक है? तो ये 16वाँ क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अब आते हैं इस देखिए इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम में 16वाँ क्वेश्चन है और इसके भी मैंने जो है यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो आप हिंदी से मैच कर लीजिए, यहाँ पे मैं जो है इसे बोल्ड करना भूल गया, जैसे राइट आंसर पहले का ये हो जाएगा, ठीक है? जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप उसे जो है मैच कर लीजिए, जैसे यहाँ पे राइट आंसर जो दे रखे हैं, ये आप इसे मैच कर सकते हैं। बाकी एक बार मैं यहाँ पे जैसे राइट आंसर यहाँ टिक करते जाता हूँ, आप इसे खुद देख लें। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ठीक है? और इसमें लास्ट में ये आ जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम में था, ये आप इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं उसे वो पढ़ सकते हैं। बाकी 17वें क्वेश्चन्स पे आते हैं, तो ये भी आपका स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है दे दिया गया है और आप इसे जो है पढ़ें और इसके पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दें। 4 दे रखे तो उसमें से 3 का आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे-जैसे समुद्री तल चौड़ा होता जाता है और मध्य महासागरीय कटक से अलग हो जाता है, तो ये प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो चुंबकीय उत्क्रमण से संबंधित है। बाकी और भी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा आपका क। दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया द्वारा मैग्मा नई महासागरीय प्रपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है समुद्र तल तल जो है वो फैल रहा है। राइट आंसर ग हो जाएगा। आगे जो है इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आंसर्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएँगे और भी क्वेश्चन्स हो निकल सकते हो उसमें। वह स्थान जहाँ समुद्र तक तल जो है फैला होता है, उस स्थान को कहा जाता है मध्य महासागर कटक। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है पूछा गया है, मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैस द्वारा एक परिकल्पना कब प्रस्तुत की गई? तो 1961 में। आप इस पैसेज को देखेंगे या स्रोत को देखेंगे तो यहीं पे लिखा हुआ है 1961, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 4 क्वेश्चन में से आपको 3 का आंसर देना था। या इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम में पूरा दे रखा हुआ है। आप इसे जो है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इनके क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ और राइट आंसर जैसा कि हिंदी मीडियम में मैंने बता दिया, अब इंग्लिश मीडियम में अलग नहीं होगा, वही होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पर यानी खंड ग पर। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 3-3 नंबर वाले होंगे सारे के सारे। जैसे कि पूछा गया है, क्वेश्चन किस आधार पर कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? ठीक है? तो यहाँ पे कई रीज़न्स हैं जिससे हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक विषय है। यहाँ पे आपको बता रखा है, जैसे क्या, कहाँ, क्यों, इन सभी प्रश्नों के आंसर्स देता है ज्योग्राफी, ठीक है? तो अब इसे एक्सप्लेन, जैसे क्या? तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। जो क्या क प्रश्न जो है उसका आंसर देते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कहाँ जो संबंध है, जो क्वेश्चन है कहाँ इससे संबंध होता है और इसका आंसर देते हैं। और तीसरा वर्ग भी जो है क्यों जो है, प्रश्नों का तीसरा वर्ग व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध से जुड़ा है, जो क्यों का उत्तर देता है। ठीक है? तो ये इस कारण हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है एक वैज्ञानिक विषय है। आगे इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह है। अब आते हैं हम 19वें क्वेश्चन नंबर पे। ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्थाएँ कौन-सी है? तो जो ग्रह बने हुए हैं आप इसे देखते हैं, इनकी अवस्थाएँ बतानी। तो
सबसे पहले ग्रह जो है वो तारों से बना है, ये सभी को पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ, जिसके चारों ओर गैस धूलकण जो है चक्कर लगाती हुई एक तस्तरी विकसित हो गई। धीरे-धीरे क्या है, गैस बनते गया और एक जगह जो है ये बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हो गया और एक ही जगह घूमता रहा। फिर धीरे-धीरे अगली अवस्थाएँ आती है, जिससे गैसीय बादल के संघनन के कारण क्रोड के आसपास का पदार्थ छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में जो है विकसित हो गया, जिसे ग्रहाणु कहा जाता है। फिर बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहाणु जो है आपस में बड़े पिंडों का रूप धारण कर गए और यह ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया 19वां। ये इसका जो है इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से इसे आप देख सकते हैं। बाकी 19वें क्वेश्चन में आपसे जो है अथवा पूछा गया है इसमें, तो जैविक क्रिया किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक है? तो जैविक क्रियाओं के से उत्पन्न अपक्षय द्वारा ही नई सतहों का निर्माण होता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृतक इत्यादि कीटों का जो मृदा निर्माण में अत्यधिक जो है महत्व रहता है। इनका बहुत अधिक महत्व रहता है मिट्टी को बनाने में, ठीक है? ये मृदा को बार-बार ऊपर-नीचे करते हैं। केंचुए रसायन मिट्टी का गठन करने में सहायक होते हैं। इन जीवों द्वारा बिल खोदने के कारण मृदा की सतहों में भी परिवर्तन होता है। मृत पौधे व जड़ें मृदा को जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं, जिनमें बैक्टीरिया अपना कार्य आरंभ कर देते हैं। तो ये है जैविक क्रियाएँ जो है किस प्रकार जो है मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह है। तो 19वां क्वेश्चन हो गया, 19वें क्वेश्चन का ये अथवा था। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है आपका वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है, कथन की पुष्टि करना है। तो सभी को पता ही है वायुमंडल एक कोई गैस नहीं है, उसमें कई सारे गैस हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता है, ठीक है? वायुमंडल में मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के कुछ भाग को सोख लेती है तथा ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसके लिए उत्तरदायी होती है। ओजोन गैस पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच जो है पाई जाती है तथा फिल्टर का कार्य करती है। वह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ओजोन गैस, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं। बाकी आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। भारत की नदियाँ प्रदूषित है, क्यों? कोई 3 कारण बताने हैं। तो बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है। भारत की नदियों के गंदा होने या प्रदूषित होने के क्या कारण हैं? तो जो जो फैक्ट्रियाँ होती है, ठीक है? तो उससे जो निकलने वाला जो गंदा पानी कह लीजिए आप, कूड़ा-कचरा कह लीजिए, वो धीरे-धीरे नालों के माध्यम से धीरे-धीरे क्या है, नदियों में चला जाता है जिससे प्रदूषण हो जाता है। ठीक है? आगे जो है शमशान घाट नदी के किनारे होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे शमशान घाट ऐसे होते हैं जो नदियों के किनारे होते हैं और कई बार मृत मृत शरीरों या उनके अवशेषों को नदियों में बहा दिया जाता है। एक ये रीज़न है। कुछ त्योहार जो है ऐसे होते हैं जिसमें फूलों और मूर्तियों को नदी में विसर्जित किया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े आदि की धुलाई से भी नदी जो है प्रदूषित होती है। तो ये भी रीज़न्स है और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जैसे कि जो है जानवरों को नहलाने के लिए जो है ले जाते हैं नदियों में, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो परिवार के लोग होते हैं वो कभी-कभी कपड़ा धोने के लिए भी जाते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें, ठीक है? और इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह है, तो भारत में जो नदियाँ प्रदूषित है उसके बहुत सारे रीज़न्स आप लिख सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें पे। 22वां है हिंद महासागर जो है आपका भारत को आप देखेंगे नीचे की तरफ से, ठीक है? तो यहाँ से कुछ इस तरह से आप पाएँगे, तो यहाँ पे है हमारा हिंद महासागर, ठीक है? और हिंद महासागर जो है अर्थात हिंदुस्तान का महासागर है, इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। तो देखेंगे हिंद महासागर जो है, ठीक है? ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है? भारत का नक्शा है। तो यहाँ पे हमारा हिंद महासागर है। हमारे जो है कई महासागरों में से एक तीसरा महासागर हमारा हिंद महासागर है। अब ये बताना है कि हिंद महासागर जो है वास्तव में जो है हिंदुस्तान का महासागर है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या मतलब बता सकते हैं? तो भारत देखेंगे आप हिंद महासागर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हिंदुस्तान के नाम पे इसे रखा गया है और यही एक ऐसा मात्र महासागर है जिसका नामकरण क्या है? किसी देश के नाम पर है जो कि हिंदुस्तान है। ठीक है? एक रीज़न ये देख सकते हैं। दूसरा है पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण देखेंगे आप।
यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे और देश है, यहाँ पे और देश है। अब यहाँ पे देखिए भारत जो है, इसकी स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो जिससे हम ये भी एक रीज़न्स ला सकते हैं। इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तटरेखा अन्य किसी भी देश की तटरेखा से जो है बहुत अधिक लंबी है। इसे आप देख रहे हैं, ये तटरेखा है, बहुत लंबी है भारत की तटरेखा, जिससे हम कह सकते हैं इसे जो है वास्तव में ये हिंदुस्तान का है। ठीक है? ये रीज़न्स आप इसे देख सकते हैं। बाकी महासागर जो होता है, उसपे किसी देश का अधिकार नहीं होता, ये मैं आपको बताते चलूँ। क्वेश्चन नंबर 22वाँ ये हो गया आपका। अब आते हैं इसी के 8वें में पूछा गया है कि भारत की लंबी तटरेखा से जो है क्या लाभ है? भारत की जो है लंबी तटरेखा के क्या लाभ होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की जो तटरेखा है वो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत लंबी है। ठीक है? यहाँ पे आप इसे देख रहे हैं बहुत लंबी है। अब देखिए इससे लाभ क्या है? तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं तटरेखाओं के होने से। बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल दशाएँ उपलब्ध कराती है तथा रोजगार सृजन में बहुत सहायक है। किसी देश से हमें इम्पोर्ट करना है, कोई चीज़ लाना है, यहाँ पे भी ला सकते हैं, फिर यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं, तो लंबा होने का कितना फ़ायदा है, ठीक है? सारी जगहों से जो हम यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ पे अपनी लंबी तटरेखा बना सकते हैं। रोजगार में लोग आएँगे, यहाँ काम करेंगे, जाएँगे, तो बहुत सारे उपयोगी है ये हमारे लिए। व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग उपलब्ध कराती है। जलों के लिए जो रास्ता है जैसे कि मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे कई सारे बना रखे हैं हमने बंदरगाह इसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। ये हो गया अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप तथा संपन्न पश्चिम एशिया को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, चीन विकसित उद्योग वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट को जोड़ने वाले पार महासागरीय जलमार्ग भारत से होकर गुजरते हैं। तो ये सारे जो है भारत से ही होकर गुजरते हैं, तो ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आगे आते हैं अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे आपका 18 से लेकर जो यहाँ पे आप देखेंगे 18 से लेकर जो है स्टार्ट हुआ था आपका 3 नंबर वाला सेक्शन सी और जाकर रुका है आपका 22वें पे, ठीक है? ये आपका 22वां क्वेश्चन था। अब आते हैं हम 23वें क्वेश्चन पे, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो 5-5 नंबर वाले होते हैं और पहला पूछा गया है ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी के प्रकारों का वर्णन करना है। देखिए ज्वालामुखी क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, ज़मीन के नीचे एक गड्ढे की तरह आप कह सकते हैं जिसके अंदर से जो है ऐसा कुछ होता है, ठीक है? अब यहाँ से जो है लावा बाहर निकलता है यहाँ पे ऐसे और इसे जो है हम इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं राख आप कह सकते हैं या जो अ, आप इसे आग कह सकते हैं जिसके अंदर जो है यहाँ पे देखेंगे जिसके द्वारा लावा ठीक है? मेन चीज़ लावा है। इसके अंदर से निकलता है लावा। गैस, धुआँ, राख, कंकड़, पत्थर आदि जो है इससे बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है जैसा कि मैंने आपको ये बताया। ये नली है, इसके द्वारा जो है ये निकलती रहती है और जिसका निकास नालिका जिसको जो है निकास नालिका कहते हैं। लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र जो है बनाता है जिसे वीवर या क्रेटर कहते हैं। तो वीवर या क्रेटर इसे आप कहेंगे, ठीक है? यहाँ मैं लिख देता हूँ वीवर या फिर आप इसे क्रेटर कह सकते हैं। आगे आते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं देखिए, सबसे पहले जो है सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें क्या होता है, इस वाले पहले जो होता है इसमें, ये हमेशा ही चलता रहता है, इसके अंदर से लावा जो है बाहर निकलते रहते हैं इस ज्वालामुखी से, ठीक है? ये हमेशा चलता रहता है। दूसरा जो रहता है प्रसुप्त, इसके अंदर काफ़ी समय से जो है लावा बाहर नहीं निकला होता है, लेकिन इसके अंदर डर होता है कि इससे बाहर निकलने लग जाएगा। तीसरा जिसके अंदर लावा बाहर मतलब ये चल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, इसके अंदर से निकलता ही नहीं है। तो ये है पहला सक्रिय जो इस प्रकार के ज्वालामुखी में हमेशा विस्फोट होते रहते हैं और इनका मुख जो है हमेशा खुला रहता है। इटली का एटना इसका एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? एटना इसका एग्ज़ाम्पल है। दूसरा प्रसुप्त इस प्रकार के ज्वालामुखी में कोई लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं होता, ना कोई जो लावा है बाहर आ रही होती है, लेकिन संभावना जो है बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं, तो इससे क्या है काफ़ी जो है जन-धन की हानि होती है और इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। तीसरा है विलुप्त ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी कभी विस्फोट नहीं होते मतलब बंद ही हो जाते हैं। पहले तो होते होंगे लेकिन धीरे-धीरे क्या है अब विस्फोट होना बंद हो जाते हैं और इसकी जो संभावना होती है वो नहीं के बराबर होती है, ठीक है? म्यांमार का पोसा
ज्वालामुखी जो है इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पे आपने देखा ज्वालामुखी 3 टाइप की होती है, साथ ही ज्वालामुखी कहते किसे, ये आपने समझा। बाकी देखिए आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके सर के ऊपर से जा रहे हो या आप पूरा पेपर भी जा रहा होगा। देखिए ये ऐसा होगा क्योंकि अभी आप आए हैं 11th में और यहाँ तक देखिए मैं अभी देख रहा हूँ बच्चों को कि एडमिशन तक नहीं हुए, ज़्यादातर ऐसे बच्चे भी हैं जिनके अभी तक स्कूल्स भी नहीं जा रहे बच्चे, ठीक है? तो आप जैसे ही पेपर देखेंगे तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि आप जो है चौंकेंगे क्वेश्चंस को देख के कि मेरे को नहीं आ रहा है। लेकिन आपको वो नहीं देखना है, आपको किताब पढ़नी है, ठीक है? और मैं आगे आपको करवाऊँगा जो चैप्टर उसको देख लेना है, आपको समझ आ जाएगा। आप डायरेक्ट ही पेपर देखोगे, आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो कन्फ्यूज़न होगा ही होगा। मैं पेपर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि एक बार आपको पैटर्न बता पाऊँ, किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, वैसे क्वेश्चन्स मैं आपको दे दे रहा हूँ ताकि आप इसे जब पढ़ें तो इसको ध्यान से पढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24वां है, महाद्वीप महाद्वीपों के जो विस्थापन है, यानी मैंने आपको बताया कि यहाँ है और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे महाद्वीप है, ठीक है? और यहाँ क्या है, सब जगह पानी है। अब विस्थापन यानी किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है? विस्थापन है। पक्ष में क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं, विवरण देना है। तो आपको बताना है कि किसी एक जगह थे, इसके क्या आप दे सकते हैं सबूत कि ये कोई एक ही जगह था पहले। तो आप देखेंगे इसके आकार में समानता, यानी आप देखेंगे कोई महाद्वीप है, ऐसा है, ठीक है? ऐसा है। अब ये टूट के अलग हुआ है, तो दूसरा ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे करके होगा और इसको इधर लेके जाएँगे तो मिल जाएगा। तो आकार हम देखते हैं तो मिलाने पे जैसे ऊपर से हम देखते हैं तो लगता है कि एक जगह अगर हम इसे चिपका दें तो ये बराबर फिट बैठ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आकार को ध्यान में इनको पाएँगे कि आमने-सामने की तट रेखाओं में अद्भुत साम्य दिखाई देता है। दूसरा है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। जब इनका हम आयु यानी एज देखते हैं, ठीक है? चट्टान की और इसकी एज देखते तो हमें समानता पाई जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये कभी किसी टाइम पे एक ही जगह थे। ठीक है? वर्तमान में 2 महाद्वीप एक-दूसरे से दूर हैं, उनकी चट्टानों की आयु में समानता मिलती है। उदाहरण के तौर तौर पर 200 करोड़ वर्ष प्राचीन सेल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट यानी दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। इससे यह पता चलता है कि दोनों महाद्वीप प्राचीन काल में साथ-साथ थे। टिलाइट ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें होती है। ऐसे निक्षेपों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 जो विभिन्न स्थल खंड है उसमें मिलते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि कभी एक ही जगह थे ये सारे के सारे महाद्वीप। प्लेसर निक्षेप सोना युक्त सिराए ब्राज़ील में पाई जाती है, जबकि प्लेसर निक्षेप घाना में मिलते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका कभी एक जगह थे। तो ये एग्ज़ाम्पल है। जीवाश्मों का वितरण कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते थे। तो ये भी एग्ज़ाम्पल है कि वह एक ही जगह थे। तो ये आपके रीजन्स थे, जिससे हम कह सकते हैं कि महाद्वीपों के विस्थापन हुए हैं और इसके प्रमाण थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 24वां था। इंग्लिश में आप इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आते इसी में अथवा पूछा गया है अथवे में कि हमें जो है ज्योग्राफी है, भूगोल है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या रीज़न्स है? तो देखिए भूगोल जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपके कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे आप हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, पॉलिटिकल क्यों पढ़ते हैं, वैसी है ज्योग्राफी आप क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए ज्योग्राफी से आप वर्ल्ड के एक तो जानिए नक्शे के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी में आप जान पाते हैं कि कौन-सा देश कहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप उसके अंदर पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। और अंतरिक्ष के बारे में भी आप जान पाते हैं उससे। बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसे पढ़ लीजिए। मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। जैसे कि ज्योग्राफी है, भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों के बारे में जैसे मानव समाज है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसमें जो विभिन्नताएँ पाई जाती है, उसको समझने में आसानी होती है, जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना जो है अ, बढ़ती है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप यहाँ पे, एक महाद्वीप यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लोग पैदा होते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे गोरे लोग पैदा होते हैं, मतलब लोग गोरे होते हैं यहाँ के लोग काले होते हैं। अब हमें ज्योग्राफी से ही पता चल पाता है कि सूरज की रोशनी है, इन पे पड़ती है ज़्यादा, ठीक है? ये सूरज से सबसे नज़दीक है, इसीलिए यहाँ के लोग काले होते हैं। अब यहाँ पे लोग सूर्य की रोशनी है बहुत कम पहुँच पाती है, तो यहाँ के लोग क्या होते हैं,
गोरे होते हैं। अब ये हम ज्योग्राफी की वजह से जान पाए, वरना मतलब काले और गोरे लोगों में भी भेदभाव होता है, आपको भी पता है। तो ये चीज़ क्या है, ज्योग्राफी से हमें पता चली और हम सभी जानते हैं कि इससे शांति हो, ठीक है? भाईचारे की भावना होती है, क्योंकि सभी जानेंगे अगर पढ़ेंगे ज्योग्राफी और देखेंगे तो ये इनकी जो सूर्य की किरणें हैं, उनसे जो है ये काले होते हैं, तो ये एक रीज़न है। और नहीं पढ़ते लोग, अगर नहीं पता होता इनको, तो कहते हैं काले क्यों पैदा होते हैं, यहाँ पे है क्या? इनको पाप है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें फैला देते हैं। जैसा कि नापसंद किया जाता है, आप भी अमेरिका के बारे में पढ़े होंगे, दक्षिण अफ्रीका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है? अब आगे भी बहुत सारी चीज़ें, किसी चीज़ को हमें तलाश करने की योग्यता देता है ज्योग्राफी, जिससे मैप आप पढ़ेंगे, तो मैप में आप जान पाएँगे किसी चीज़ के बारे में, पुराने समय में, आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदा होता है ज्योग्राफी से, ठीक है? पृथ्वी को हम जान पाते हैं, हम जिस पे रहते हैं, इस ग्रह को जान पाते हैं कि आखिर ये कैसा है, इसके अंदर क्या-क्या है और राज है। ये चीज़ें हम ज्योग्राफी के माध्यम से ही पता कर पाते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर पढ़ते हैं और जान पाते हैं, जैसे व्यापार भी होता है, प्रशासन भी एक तरह से चलता है। आप पर्यटन देखे होंगे, एक देश से दूसरे देश कोई व्यक्ति घूमने के लिए जाता है, तो ज्योग्राफी ज़्यादा ही उसको देख के जाता है और मेनली घूमने के लिए जाता है, तो ज्योग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी देश में। ठीक है? तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे इसका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25वें पे। मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन-कौन से, ये आपको बताने हैं कि मिट्टी जो बनती है उसमें मेन-मेन कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जलवायु। जलवायु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है कोई भी मिट्टी बनती है तो उसमें, ठीक है? जलवायु मूल सेल के अक्षय को प्रभावित करती है और अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुँचता है। तो मिट्टी बनने में सबसे पहले जलवायु, दूसरा मूल पदार्थ। जिस प्रकार की चट्टान का अपक्षय होता है, उसी प्रकार मिट्टी का भी होता है। उदाहरणतः दक्षिण भारत की मिट्टी वहाँ की आधार सेलों के कारण काली जो है, वहाँ की आधार सेलों के कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? काली है। ठीक है? यहाँ पे है आएगा। और तीसरा उच्चावच, पहाड़ी भागों में मिट्टी की उच्चावच मतलब होता है कहीं ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर है फिर ऐसे है फिर ऐसा है। तो ये क्या हो गया? ऊपर-नीचे, ऊबड़-खाबड़ आप इसे कह सकते हैं। तो उच्चावच पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है, जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की परत क्या होती है? मोटी होती है। जैविक क्रियाएँ, वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक जो है उपजाऊ बनाती है। जैसे ही कोई जीव मर जाता है, ठीक है? तो आप देखेंगे पहले के समय में भी ऐसी खेती होती थी जलाकर। जैसे पेड़ों को द जला दिया जाता था, फिर उसपे खेती करते थे, तो मिट्टी क्या होता था? उपजाऊ बन जाती थी। तो ये चीज़ हो जाएगा। समय, लंबी कालावधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध और उपजाऊ होती है। यानी जो मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है बनने में, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25वाँ। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें पे। प्रायद्वीपीय पठार तथा हिमालय पर्वत में 5 अंतर आपको बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने अंतर बताया है, जैसे प्रायद्वीपीय पठार जो है अ, कठोर शैलों की जो है का प्राचीन भूखंड है, ठीक है? इसका निर्माण जो है एक उत्खंड के रूप में हुआ है। ये कैम्ब्रियन कल्प से लेकर आज तक स्थल क्षेत्र ही रहा है। केवल इसके तटीय क्षेत्र अल्प अवधि के लिए समुद्र में डूब गए थे। प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं, यानी छोटे-छोटे पर्वत पाए जाते हैं। अरावली पर्वत इसका एक उदाहरण है। यहाँ नदी, घाटियाँ उथली तथा मंद ढाल वाली है। अब यहीं आगे बात करें हिमालय पर्वत की, तो हिमालय अवसादी शैलों के निर्मित नवीन पर्वत है। हिमालय एक मोड़दार पर्वत है जो विभिन्न भूगर्भिक हलचलों से बना है। हलचलों से कहने का मतलब है, जो हिमालय आप देखते हो उठा हुआ है ऊपर, ये कैसे बना होगा? एक एक सोचिए, कोई चीज़ टकराती है आपस में तो बीच इधर वाला जो भाग है वो ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे ही पुराने समय में हुआ होगा, यानी हलचलों से ही हुआ होगा। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टैथिस के अवसादों से पर्वत निर्माणकारी विवर्तनिक हलचलों के परिणाम स्वरूप हुई है। ठीक है? 2 प्लेटों के आपस में टकराने से, अब प्लेट, अब रोटी खाने वाली प्लेट नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक हमारी धरती के नीचे प्लेटें पाई जाती है, जैसे कई सारी प्लेटें हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा जब मैप पे आऊँगा, ठीक है? हिमालय तथा उससे संबंधित पर्वत श्रेणियाँ कमजोर तथा लचीली है,
परिणाम स्वरूप यहाँ वलन और विरूपण की क्रियाएँ हुई है। इस कुछ ऐसे शब्द आ रहे होंगे आपके इधर देख रहे होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूज़न लगेंगे। लेकिन मैं आपको जो है सिर्फ़ एक तरह से पेपर बता रहा हूँ जिसके अंदर जैसे हिमालय पर्वत है तो आप इसके बारे में पढ़ें, कि इसके बारे में है क्या-क्या। ठीक है? ये जो है चीज़ें आप चैप्टर पढ़ेंगे जब ही समझ आएगा जब मैं चैप्टर आपको समझाऊँगा। यहाँ पे मैं समझाने लग गया तो मैं पेपर नहीं फिर ये समझाने लग जाऊँगा, फिर बहुत टाइम भी हो जाएगा। हिमालय विवर्तनिक पर्वत है, इस कारण यहाँ नदियाँ जो है युवावस्था में है और तीव्र गति से बहती है। तो ये इसमें आप ये लिख पाएँगे, प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत में अंतर। इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हो कुछ इस तरह से है, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे आते हैं क्वेश्चन इसी के 8वें में। 8वें में पूछा गया है गोदावरी नदी तंत्र का मूल्यांकन करना है। यानी गोदावरी है, नदी है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्राकृतिक सौंदर्य और उपयोगिता की दृष्टि से ये क्या है? महत्वपूर्ण नदी है। विशाल आकार विशाल आकार विशाल होने के कारण दक्षिण गंगा के नाम से इसे पुकारा जाता है। इसे इसका दूसरा नाम दक्षिण की गंगा सॉरी दक्षिण गंगा नहीं दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित हो करती है। गोदावरी अपनी सहायक नदियों के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के कुछ भागों का जल बहाकर ले जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 313 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। आगे पॉइंट दे रखा उत्तर की ओर से इसमें प्राणहिता पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती सहायक नदियाँ आकर मिलती है, जबकि दक्षिण की मिलने वाली नदियों में मंजीरा है। पोलावरम के दक्षिण में जहाँ इसे गार्ज के निचले भाग भारी बाढ़ लाती है। ठीक है? गोदावरी एक सदृश्य प्रसाद की रचना करती है। इससे डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजामुंडी के बाद यह नदी कई घाटाओं में विभक्त होकर एक वृहत डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये गोदावरी नदी के बारे में था, बाकी आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बताने के लिए लिख रखा है कि ये होता है। बाकी आप ईज़ी वे में समझिए कि एक प्राकृतिक सौंदर्य और उपयोगिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आप ये ऐसे-ऐसे छोटे पॉइंट लिख दीजिए। कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाके मिल जाती है, जैसे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक स्थान से निकलती है। 3-4 पॉइंट आपको इजी-इजी कर लेने हैं और ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं लिखना होता। आप 1 पॉइंट जो है 2-2 लाइन का भी लिखेंगे तो भी वही है। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27वें की तरफ। भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक आर्थिक कथन को प्रमाणित करना है। नदियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक लाभ होंगे। ठीक है? यहाँ पे ये क्वेश्चन से ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर स्टार्ट है। ठीक है? और भारत में जो है नदियों को जोड़ दें तो निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक लाभ होंगे, कैसे होंगे? तो बड़ी नदियों में जल शक्ति की भारी संभावनाएँ होती है। उत्तर में हिमालय अगर आप जोड़ देंगे, इन दोनों को एक बड़ा बन जाएगा। इसमें क्या है, नदियों में जो है जो बड़ी नदियाँ होती है, जल शक्ति की भारी संभावनाएँ होती है। इसके जल शक्ति का यूज़ कर सकते हैं हम और आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो पहले जो है जल शक्ति का यूज़ होता था। अभी तो पेट्रोल से चलती है गाड़ियाँ, लेकिन पहले जल शक्ति का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें करते थे। हाँ, यहाँ पे देखेंगे उत्तर में हिमालय, मध्य में सतपुड़ा, पूर्व में छोटा नागपुर, उत्तर-पूर्व में मेघालय तथा पूर्वी और पश्चिमी घाट पर जल शक्ति की भारी संभावनाएँ हैं। यदि इन नदियों के अतिरिक्त जल को कम जल वाली नदियों में जोड़ दिया जाए तो कृषि में सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति जो है संभव हो जाएगी। अब देखिए कोई एक है यूज़ कर रहा है इस नदी से पानी का अपनी खेत में सिंचाई के लिए, ठीक है? लेकिन इस एक और नदी है इसको जोड़ देंगे, तो इससे क्या है जो पहले कमी होती थी इसको पानी की वो कमी कमी नहीं होगी, तो ये चीज़ हो जाएगी। नदियों को आपस में जोड़ने से जो है अन्न उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी तथा जल शक्ति का उत्पादन बढ़ जाएगा, साथ ही बाढ़ व सूखे की स्थितियों से जो है राहत मिलेगी। ये हो जाएगा। नदियों को जोड़ना सरल योजना नहीं है क्योंकि भारत का उच्चावच यहाँ पे आएगा उच्चावच, ठीक है? च आएगा। इसे दुष्कर रूप दे रहा है। देखिए 2 नदियों को जोड़ना आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है और अल्पकालिक रूप से बस दीर्घकाल के आधार पर ये सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए वरदान है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां हो गया है। इंग्लिश मीडियम में आप इसे ऐसे देख सकते हैं।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28वें पे। जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है? जब नदी का जल अचानक ऊंचाई से नीचे गिरता है, यानी ऊंचाई से जो है ऐसे चल रहा है और अचानक से नीचे गिर रहा है, तो जलप्रपात बनता है। नदी के मार्ग में अनेक कोमल एवं कठोर चट्टानें आती है। कोमल चट्टानें शीघ्र जो है कट जाती है। उस स्थान पर नदी की तलहट नीची हो जाती है। इस प्रकार नदी का जल तीव्र गति से नीचे की ओर गिरने लगता है। वह जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे नदी से जो है अ अचानक से जब जल गिरता है तो यहाँ पे क्या है, बन जाता है गड्ढा-सा, ठीक है? तो ये हो जाएगा। और क्षिप्रिकाएँ, नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में स्थित होती है। कोमल चट्टान का अपरदन शीघ्र हो जाता है, जबकि कठोर चट्टान का अपरदन होने में समय लगता है। इस ढाल पर नदी का जल तीव्र के साथ आगे बढ़ता है, जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28वां, ठीक है? और आपका क्वेश्चन नंबर जो 29वां, ये आपका सेक्शन आगे आ जाएगा, सेक्शन ई। तो यहाँ तक जो भी क्वेश्चन देखे, ये आपने 5 नंबर के थे, ठीक है? आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। काफ़ी बच्चे जो है ना देखे हो, मैं तेज़ी से चला रहा हूँ इसलिए, ठीक है? मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 23वें क्वेश्चन से, और आगे चलते हम देखते हैं। 23वां क्वेश्चन ये आपका इंग्लिश मीडियम में, फिर ये 24वां क्वेश्चन, ठीक है? ये आपका इंग्लिश मीडियम में, फिर इसी में 8वां आ गया था। आगे आएँगे क्वेश्चन नंबर 25वां इंग्लिश मीडियम में, फिर ये आपका 26वां क्वेश्चन क्वेश्चन 26वां इंग्लिश मीडियम में, फिर इसी में 8वां दिया गया था। और आपके टोटल जो है 28 तक जो था क्वेश्चन, वो था आपका 5-5 नंबर का, ठीक है? ये 28वां है और ये इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29वां जो होगा वो सेक्शन ई होगा। और इसमें देखिए मैप 2 तरह से पूछे जाएँगे। मैंने यहाँ पे मैप लिए नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिए। मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला था इसीलिए नहीं लिया। 2 क्वेश्चन्स होंगे। सबसे पहला जो है 29.1 मान लें, तो विश्व का जो है मानचित्र होगा, ठीक है? वर्ल्ड का। यहाँ पे देखिए सही से जो है ये पेन चल नहीं पाता। वर्ल्ड मैप आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा दूसरा जो है भारत वाला। यहाँ पे आएगा इंडिया का। 2 मैप आएँगे और दोनों जो है 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएँगे? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे ले रखा है, अब ज्वालामुखी ले रखा है। तो मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दिखाए थे ज्वालामुखी कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है? या विलुप्त ज्वालामुखी का एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप देखेंगे इसे दिख रहा होगा, बाकी मैं मैप आपको दिखा दूँगा। जब आपका जो है सैंपल पेपर भी आ जाएगा, जब रियल वाला आ जाएगा उसमें भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही मैं मैप के लिए तो अलग से आपको बता ही दूँगा, मैप की आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? यहीं पे दूसरा ले रखा है, दूसरा जैसे मैप पूछा जाएगा, तो वो जैसे यहाँ पे जो है प्लेटों के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लेट, देखिए ये प्लेट्स है यहाँ पे, जैसे दक्षिण अमेरिकी प्लेट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कई सारी प्लेटें हैं, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, तो ये आपस में जब टकराती है तो इन्हीं से जो है बीच में ऊपर उठ जाता है, और जैसे हिमालय पर्वत आप देखते हो उसका निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। तो ये आपका पेपर था पूरा। बाकी 29वें क्वेश्चन में आप दिक्कत मत करिए, मैं आपका जब मैप आएगा या आपका पेपर पर आएगा तो वहाँ पे तो मैप के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे, ईज़िली मैं समझा दूँगा। तो ये पूरा पेपर था आपका ज्योग्राफी का, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पेपर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई अभी भी डाउट रह जाता है आपका, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? क्लास 11th का ग्रुप है, वहाँ पे भी आप जॉइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 1000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जॉइन हैं, आप भी जॉइन हो सकते हैं। तो ये पूरा आपका ज्योग्राफी का पेपर था। आई होप कि आपने समझा होगा इस पेपर को किस तरह से आने वाला है। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, ये रेड कलर में। आप इस पे जो है क्लिक करके बेल का आइकन निकल के आएगा, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। जब भी मैं नई वीडियोज़ डालूँगा, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।